अरे बिटिया कहाँ थी? मैं तो तुझे कब से ढूंढ रही थी। माँ, मैं छत पर थी। बूझे मन से वैभवी ने उत्तर दिया। कहिए क्या काम है? पहले बेटी यहाँ बैठ और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुम यूं ही अपने आप को नहीं संभाल कर रखोगी तो तुम बिखर जाओगी बिटिया। अब जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और हम सबकी जिंदगी में खुशियाँ ला दो। आज फिर सुनीता जी आई थी। तुझे पूछ रही थी। बिटिया, वह कह रही थी कि अगर तू एक बार शादी का मन बना ली तो एक और अच्छा लड़का उनकी नज़र में है। क्या माँ? मैं कितनी बार तुमसे मना कर चुकी हूँ और तुम हो कि अब भी मेरी शादी की बातें सोचती रहती हो इस उम्र में। और फिर तुम जानती हो कि मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर भी पीछे पड़ी रहती हूँ। वैभवी की आवाज़ में तेजी आ गई। ऐसे कब तक चलेगा बिटिया? यूँ कब तक अपने आप को जलाती रहोगी? नहीं आएगा वो, कभी नहीं आएगा। वैभवी की माँ सिसकने लगी। वो आएगा माँ, एक दिन जरूर आएगा। हमें ऐसी हालत में छोड़कर वह भी चैन से नहीं होगा। वैभवी दृढ़ स्वरों में बोलते हुए माँ के पास से उठ गई। उसे पता था कि अब कम से कम 2 घंटे तक तो माँ का प्रलाप चलना ही है। वैभवी दिन भर स्कूल में पढ़ाकर थकी हारी घर लौटती है और उसके आते ही माँ का रोना शुरू हो जाता है। कभी कहती हैं कि अकेले कैसे बुढ़ापा कटेगा तेरा, कभी अखबार में आया कोई विवाह का विज्ञापन निकाल कर बैठ जाती, तो कभी सुनीता जी आकर नए नए रिश्ते सुझा जाती। यह तो रोज का सिलसिला हो गया है। वैभवी बुदबुदाते हुए अपने कमरे में घुस गई। मुंह हाथ धोकर वैभवी आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी शक्ल कुछ गौर से देखी। उसकी त्वचा में अब कुछ कुछ ढीलापन आना शुरू हो गया था। चेहरे की वह चमक जो कभी लोगों को बेतरह आकर्षित कर लेती थी, न जाने कहाँ गुम हो गई थी। लगातार परेशान रहने, सोचते रहने और रोते रहने के कारण उसकी खूबसूरत नीली आंखें अब कुछ भीतर की ओर धंस गई थी। उनके नीचे स्याह घेरे अब और गहरे होते जा रहे थे। यह तो अच्छा हुआ कि वैभवी ने एक स्कूल में नौकरी कर ली थी। बच्चों के बीच उसका वक्त अब आराम से गुजर जाता है। अगर वह यह नौकरी ना उठाती तो उस हादसे के बाद घर में बैठे बैठे वह पागल ही हो गई होती। वह एक हादसा जो उसकी समूची जिंदगी पर स्याही पोत गया। उसे इंतज़ार की कभी न ख़त्म होने वाली रातें दे गया, जिसने उससे उसका पता छीन लिया। उसकी माँ को सदा रोते कलपते रहने का अभिशाप दे गया। वैभवी को एहसास है कि उसकी रात का सवेरा शायद अब नहीं होगा। उसे इसी अंधेरे के साथ अंतिम सांस तक जीना होगा। वह चाहे भी तो इस अंधेरे से निकलना अब उसके बस में नहीं है। उसका मन इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाता है कि वह इस अंधेरे की दीवार को तोड़कर बाहर आ जाए। उसने अपने आप को इंतज़ार की ख़त्म न होने वाली अंधी सुरंग में ढकेल दिया है। वैभवी की खुशियों की बगिया उजड़े आज 14 साल हो गए हैं। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ कितनी तेज़ी से बदलता चला गया। सारी दुनिया ही बदल गई। हर रिश्तेदार, हर दोस्त, हर हमदर्द उसके परिवार से दूर हो गया। बस नहीं बदला तुम उसका मन, जो विक्रांत से बंधा हुआ था। अपने विक्रांत को वह कभी अपने से दूर नहीं कर पाए। दुनिया के लिए वह लाख बुरा था, मगर वैभवी ने तो उसकी आंखों में अपने लिए सिर्फ छलकता हुआ प्यार दिखा था। वह उस प्यार को कभी झुठला नहीं सकती थी। विक्रांत को अगर दुनिया हैवान कहती थी तो वैभवी को उसके भीतर एक बहुत सुंदर इंसान मिला था। उसने मन की गहराइयों से उसकी इंसानियत को महसूस किया था। उससे हद से ज़्यादा प्यार किया था। वैभवी तो अपने विक्रांत से कभी नफरत ही नहीं कर सकती है। उसने विक्रांत के लिए हर घाव को अपनी किस्मत समझकर सिर आंखों पर रखा था। उसका दिया हर जख्म उसकी अमानत समझकर अपने सीने में छिपा लिया था। उसके चारों तरफ घोर अंधेरा था, बावजूद इसके उसके दिल में आस का दिया जल रहा था कि एक दिन उसका विक्रांत उसके पास ज़रूर लौट आएगा। उसकी आंखें बंद होने से पहले वह एक बार ज़रूर उसके पास लौटेगा। यह वैभवी का पागलपन ही था, मगर इसी पागलपन के सहारे वह जिंदा भी थी। आज 35 साल की उम्र में भी वह खुद को विक्रांत के लिए
मेंटेन रखने की कोशिश करती थीं। महीने में 2-1 बार ब्यूटी पार्लर का चक्कर भी लगा आती थीं। कनपट्टियों पर सफ़ेद हो रहे बालों की लट डाई करती थीं। अपने लिए नए सूट सिलवाती थीं। वह न सिर्फ खुद को बल्कि अपने घर को भी हमेशा सजा संवार कर रखती थीं, इसी उम्मीद में कि पता नहीं कब विक्रांत लौट आए। उसे लगता था कि विक्रांत किसी भी दिन अचानक घर के दरवाजे पर प्रकट हो जाएगा। वह चौंक जाएगी, दौड़कर उससे लिपट जाएगी, रो रो कर उसका दामन अपने आंसुओं से भर देगी। आएगा और अपनी वैभवी को गंदा संदा देखेगा तो क्या सोचेगा? छी! इसीलिए वह अपनी साज सवार करती है, उसके नाम की बिंदी लगाती है, उसके नाम की चूड़ियाँ पहनती हैं। विक्रांत अक्सर वैभवी के खूबसूरत चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच लेकर कहा करता था, इस चांद की खूबसूरती मुझसे सहन नहीं होती वैभवी, कितना तड़पाओगी अपने चकोर को, बोलो। उसके करीब आकर वह बेचैन हो उठता था और उसकी बेचैनी देखकर वैभवी कसमसाकर उसकी बाहों से छूट निकलती थी। कभी कभी तो विक्रांत की प्यार और व्याकुलता से वह बुरी तरह घबरा जाती थी। हालांकि इतनी नज़दीकियों के बावजूद विक्रांत ने मर्यादा की सीमा कभी नहीं लांघी थी। उल्टा कभी कभी वह वैभवी के निश्चल व्यवहार से नाराज भी हो जाता था। कहता था, तुम मेरे इतने करीब आ जाती हो वैभवी, मेरा मन डोलने लगता है, क्यों खुद पर संयम नहीं है? वैभवी हंसकर उसके गले में झूल जाती। तुम इस तरह मेरे संयम की परीक्षा मत लिया करो। वह हौले से उसे भींच लेता। कभी बहक गया तो संभाल नहीं पाओगी, समझी? वह उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला था। मैं तुम्हें कभी बहकने नहीं दूंगी। वैभवी उससे कसकर लिपट जाती। विक्रांत की बाहों में जो असीम सुख था, उस सुख को वह अपने रोम रोम में जज्ब कर लेना चाहती थी। दोनों घंटों एक दूसरे की बाहों में लिपटे पड़े रहते थे। कभी कभी तो सारी रात छत पर एक दूसरे से बातें करते, प्यार बांटते ही निकल जाती। भोर में जब चिड़िया चहचहाने लगती, तब दोनों चुपके से अपने अपने कमरों में उतर जाते थे। वैभवी तब ग्रेजुएशन के द्वितीय वर्ष में थी। पढ़ाई में तो तेज थी ही, सुंदरता में भी किसी रूप सी राजकुमारी से कम नहीं लगती थी। गोरी रंगत, लंबे रेशमी बाल, ऊंचा कद, छरहरा बदन और सबसे खूबसूरत थी उसकी आंखें। राजवीर सिंह और उनकी पत्नी योगिता की इकलौती संतान थी वैभवी। पूरे लाड प्यार में पली बच्ची। गांव में राजवीर सिंह के पास काफ़ी खेती बाड़ी थी, बड़ा नाम सम्मान भी था। चाहते तो ठाठ से गांव वाली हवेली में रहते, मगर बीए की डिग्री प्राप्त राजवीर सिंह को जब प्रयागराज की एक इंश्योरेंस कंपनी से नौकरी का ऑफर आया, तो गांव वाली ज़मीनें और हवेली छोटे भाई के हवाले कर पत्नी सहित प्रयागराज चले गए। यहाँ उन्होंने 4 कमरों का बड़ा मकान ले लिया। दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगे। पैसे की तंगी कभी रही नहीं, मगर एक कमी थी जो दूर नहीं हो रही थी। उनके घर का आंगन बच्चे की किलकारी के बिना सुना सुना सा था। आखिर शादी के 12 बरस बाद, जब बड़ी मिन्नत आरजू और दवा दारू के बाद राजवीर सिंह और योगिता को वैभवी के रूप में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, तो दोनों की खुशियों का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पूरे मोहल्ले में देसी घी की मिठाइयाँ बंटवाई गई, खूब गाना बजाना हुआ। किन्नरों की टोलियों को मुट्ठी भर भर के रुपए बांटे थे राजवीर सिंह ने और खूब दुआएं ली थीं। उनके घर में तो जैसे साक्षात लक्ष्मी आई थी। इतनी सुंदर कन्या पाकर राजवीर सिंह निहाल हुए जाते थे। दूध सी गोरी, रेशम सी कोमल और नीलम सी नीली नीली आंखों वाली बच्ची को देखते ही उन्होंने उसका नाम वैभवी रख दिया था। योगिता और राजवीर के दिन रात अपनी बच्ची को पालने पोसने में गुजरने लगी। वैभवी पापा की बड़ी दुलारी थी। उसकी अच्छी बुरी सही गलत सारी मांगे वह हंस हंस कर पूरी करते थे। अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू का एक कतरा भी राजवीर सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वह अपनी बेटी को खूब पढ़ाए और किसी डॉक्टर या इंजीनियर से उसका ब्याह कराए। वैभवी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। हर कक्षा में अव्वल, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी उसने बहुत अच्छे अंकों से पास की। कॉलेज में आने के बाद जहां उसकी सहेलियां फैशन परस्ती की चपेट में आकर पढ़ाई में पिछड़ रही थी,
वहीं वैभवी पर कॉलेज के खुले खुले वातावरण का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ा था। पढ़ाई के प्रति उसका जुनून पहले जैसा ही था, बस जरा अंग्रेजी विषय में उसे थोड़ी परेशानी थी। अंग्रेजी के बड़े साहित्यकारों के लेख, कविताएं और कहानियां समझने में थोड़ी परेशानी होती थी, पर उसने भी जिद पकड़ ली थी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई वह अंग्रेजी विषय लेकर ही करेगी। उन्हीं दिनों की बात है जब एक दिन विक्रांत किराए का कमरा ढूंढते ढूंढते उसके घर आ गया था। मोहल्ले में किसी ने उसको बताया था कि राजवीर सिंह के मकान में ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा है, किराया भी कम है। सो विक्रांत पूछते हुए चला आया था। लंबी देह, गोरी रंगत, गोल चेहरे पर पतली पतली मूछें, कुल मिलाकर एक कड़ियल नौजवान था। पूरा नाम था विक्रांत सिंह। रामपुर से आया था। प्रयागराज की एक प्राइवेट फर्म में सेल्स मैनेजर के पद पर नियुक्ति मिली थी। अकेला था। 2 साल पहले माँ बाप की एक ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। रामपुर में माँ बाप की यादें जीने नहीं देती थी, तो अपना शहर छोड़कर यहाँ नौकरी तलाश ली थी। उसके मुख से उसकी यह करुण कथा सुनकर राजवीर सिंह का हृदय पसीज गया। उन्होंने अपनी पत्नी योगिता से ऊपर वाले कमरे की चाबी मंगवा कर उसके हाथों पर रख दी। पहले कोई किराएदार उस कमरे में रहता था। उनके जाने के बाद से ही वह कमरा खाली पड़ा था। थोड़ी झाड़ पोंछ की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने योगिता को बोल दिया था। राजवीर सिंह को विक्रांत बहुत ही संस्कारी और सलीकेदार लड़का लगा था। फिर उसकी नौकरी भी अच्छी थी। मैनेजर के पद पर कार्यरत था। लंबे समय तक प्रयागराज में रहने वाला था। उसने किराए में भी किसी तरह की कटौती की बात नहीं की थी, वरना किराएदार तो किराया सुनते ही मोल भाव करने लगते हैं। राजवीर सिंह के मन में भी लालच था। उनका भी रिटायरमेंट करीब था। चलो इसी बहाने किराए के 10,000 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे। फिर अपनी ही जाति धर्म का लड़का है, पढ़ा लिखा है और बातचीत में सभ्य सुशील है। विक्रांत के पास ज़्यादा सामान भी नहीं था। एक बैग और एक बड़ा सूटकेस ही था। 10,000 किराया और 10,000 रुपये सिक्योरिटी के देकर उसने चाबी ले ली। शाम को वैभवी कॉलेज से लौटी तो आंगन में पिता के साथ बैठे आंगतों को देखकर सकुचा गई। विक्रांत को धीरे से नमस्ते करके वह अपने कमरे की तरफ मुड़ी ही थी कि पिता ने उसको रोककर विक्रांत से उसका परिचय करवाया। वैभवी को पहली ही नज़र में विक्रांत की पर्सनैलिटी भा गई थी। उसके चेहरे की मासूमियत और झुकी झुकी नज़रें उसे बहुत भली लगी थी, वरना कॉलेज में तो वैभवी को देखकर लड़के अपनी पलकें झपकाना भूल जाते थे। माँ से वैभवी को पता चला कि विक्रांत ऊपर वाले कमरे में रहेगा। वह कमरा वैभवी के कमरे के ठीक ऊपर था और सीढ़ियाँ उसके कमरे के बगल से होकर जाती थी। 4-5 दिन तक तो विक्रांत के चाय खाने का इंतज़ाम वैभवी की माँ ने ही किया। फिर विक्रांत ने पास के होटल से अपने खाने का बंदोबस्त कर लिया। हाँ, सुबह की चाय जरूर कभी वैभवी की माँ तो कभी वैभवी उसके कमरे में पहुँचा जाती थी। वैभवी और विक्रांत के बीच काफ़ी समय तक सकुचाहट बनी रही थी। सुबह सुबह वैभवी शरमाई शरमाई से उसके कमरे के दरवाजे पर आकर प्याला पकड़ा जाती थी और वह भी नजरें नीचे किए चुपचाप प्याला उसके हाथों से ले लेता था। दोनों के बीच बस हाँ हूँ तक ही बात सीमित थी। सुबह का वक्त ही दोनों का आमना सामना होता था। राजवीर सिंह के घर में नीचे के आंगन के कोने में ही टॉयलेट बाथरूम बना हुआ था। सुबह वैभवी को भी कॉलेज जाने की जल्दी होती थी और राजवीर सिंह और विक्रांत को भी निकलना होता था। शुरू के दिनों में जब विक्रांत तौलिया कंधे पर डाले बाथरूम की ओर आता तो पता चलता कि वैभवी अंदर है। कभी वैभवी को जल्दी होती तो विक्रांत अंदर नहा रहा होता। कभी कभी राजवीर सिंह भी बाथरूम के आगे लेफ्ट राइट करते नजर आते, मगर धीरे धीरे सब एडजस्ट हो गया। वैभवी सुबह जल्दी उठने लगी। 7 बजे से पहले ही वह नित्यक्रम निपटा कर बाथरूम खाली कर देती थी। इससे राजवीर सिंह और विक्रांत दोनों को आसानी हो गई। वैभवी के जल्दी उठने से उसकी माँ को भी किचन में थोड़ी मदद मिलने लगी। एक बाहरी व्यक्ति के आ जाने से घर में कुछ दूसरे बदलाव भी शुरू हो गए थे। वैभवी कॉलेज से लौटकर पूरे घर को थोड़ा टाइडी कर देती थी। सारी चीज़ें अब जगह पर नजर आती थीं। किसी चीज़ पर धूल का कण भी नहीं दिखता था। कपड़े, तौलिया पहले आंगन में कपड़े सुखाने की रस्सी पर ही लटकते थे, मगर अब
वैभवी घर आते ही सारे कपड़े तह करके अलमारी में रख देती थी। खाने की मेज पर रखा गुलदान भी अब हमेशा ताजे फूलों से सजा रहता था। वैभवी लौटते समय कुछ फूल पार्क से तोड़ लाती थी। वैभवी अपना कमरा भी खूब साफ सुथरा और सजा कर रखने लगी थी। दरअसल विक्रांत के कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ वैभवी के कमरे के बगल से ही जाती थी और उसके साथ लगी बड़ी सी खिड़की से वैभवी के कमरे का पूरा दृश्य साफ दिखता था। वैभवी नहीं चाहती थी कि विक्रांत उसके कमरे को कभी गंदा पड़ा दिखे, इसीलिए वह हर चीज़ करीने से सजा कर रखने लगी थी। साफ और सुंदर चटक रंगों वाली बेडशीट बिस्तर पर डालने लगी थी। यह बदलाव इस बात का संकेत थे कि वैभवी विक्रांत की पर्सनालिटी से प्रभावी थी। विक्रांत रोज सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था और शाम को 6 बजे वापस लौटता था। वापसी में वह कभी गर्मा गर्म समोसे तो कभी ताजी बनी जलेबी सबके लिए ले आता था। एक बार राजवीर सिंह ने उसको टोका भी कि ये क्या फिजूल खर्ची करते हो। वो कहने लगा, बाबूजी, अपना तो कोई है नहीं, आप लोगों से जो स्नेह मिला है इसी से कुछ लाने की हिम्मत हो जाती है। अगर आपको बुरा लगता है तो कल से। वह कहते कहते उदास सा हो गया। अरे अरे, मेरा मतलब यह नहीं था बेटा, तुम तो गलत समझ बैठे। राजवीर सिंह ने जल्दी से कहते हुए समोसे का पैकेट उसके हाथों से ले लिया और वैभवी को खाली प्लेट लाने के लिए आवाज़ लगाई। वैभवी किचन से प्लेट के साथ साथ चाय की ट्रे भी ले आई। उसने आंगन में बिछी टेबल पर चाय रख दी और अपने पापा के हाथ से पैकेट लेकर समोसे प्लेट में लगाने लगी। राजवीर सिंह और विक्रांत टेबल के साथ पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। सर्दियों की शुरुआत थी। हवा में हल्की हल्की ठंडक महसूस होने लगी थी। ऐसे में शाम के वक्त खुले आंगन में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ गर्मा गर्म समोसों का लुत्फ लेने के लिए वैभवी और उसकी माँ भी अपने अपने चाय के प्याले हाथ में लेकर आ गई। विक्रांत काफ़ी देर तक सबके साथ बैठा बतियाता रहा। और बताओ बेटा, ऑफिस में मन रम गया तुम्हारा? काम कैसा चल रहा है? चाय पीते हुए राजवीर सिंह ने विक्रांत से पूछा था। ठीक चल रहा है बाबूजी, सारा दिन लोगों से मिलते जुलते ही बीत जाता है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ लोग तो समझने को ही तैयार नहीं होते कि इंश्योरेंस का फ़ायदा जीवन भर तो होता ही है, मरने के बाद परिवार को भी दरकने से बचा लेता है। लोगों को समझा पाना बड़ा मुश्किल काम है बाबूजी। उनको लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस से उनको क्या फ़ायदा, उनके मरने के बाद उनके परिवार वाले ही मौज में रहेंगे, जीते जी उन्हें तो बस पैसा ही भरते रहना है। कहकर विक्रांत हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है बेटा। राजवीर सिंह भी विक्रांत की बातें सुनकर हंसने लगे। कुछ देर की खामोशी के बाद राजवीर सिंह अचानक बोले, तुमने तो AA किया है ना बेटा? हाँ बाबूजी, पहले इतिहास विषय लेकर और फिर अंग्रेजी विषय से, विक्रांत ने बताया। फिर तो तुम्हारी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी होगी? राजवीर सिंह ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बाबूजी, ठीक ठाक ही है। बाबूजी, आप तो जानते ही हैं कि प्राइवेट कंपनियों में सारे काम अंग्रेजी में ही होते हैं। अंग्रेजी बोलने पढ़ने वालों की ज़्यादा पूछ है। निवेशकों से डील करना, क्लाइंट से बातें करना, उनको तरह तरह की स्कीमें समझाना, बिना अंग्रेजी के तो कुछ हो ही नहीं पाता। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? विक्रांत ने उनकी उत्सुकता का कारण जानना चाहा। राजवीर सिंह सोच की मुद्रा में थे। शायद कुछ पूछना चाहते थे मगर झिझक रहे थे। उनको चुप देखकर विक्रांत फिर पूछ बैठा। क्या बात है बाबूजी, आप बिना संकोच के कहिए। सोच रहा था तुमसे कैसे कहूँ। राजवीर सिंह कहते कहते हिचकिचाए। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी, कहिए ना क्या बात है। अगर तुम घंटा पौना घंटा वैभवी को अंग्रेजी में मदद कर सको तो। तुम तो जानते ही हो कि इसकी परीक्षा में बस 4 महीने बचे हैं। यह बड़ी परेशान रहती है और यह भाषा मेरी बस की तो है नहीं। आप भी पिताजी, मैं पढ़ लूँगी ना, आप इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? वैभवी पिता की बात सुनकर बीच में बोल पड़ी। विक्रांत से अंग्रेजी पढ़ने की बात सुनकर वह अचकचा गई थी। क्यों, मुझसे पढ़ते हुए डर लगेगा क्या? विक्रांत ने उसकी ओर पलटकर हंसते हुए पूछा। मैं क्यों डरने लगी आपसे?
वह छूटते ही बोली, भाई सोच लो, थोड़ा सख्त मास्टर हूँ, पढ़ा तो दूंगा, मगर सबक ठीक से याद नहीं किया तो पीट भी दूंगा, वह भी डंडे से। विक्रांत हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है, कल से ही क्लास शुरू करता हूँ। विक्रांत की बातें सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे और वैभवी शर्मा कर अपने कमरे में भाग गई। दूसरे ही दिन से वैभवी विक्रांत से पढ़ने लगी। विक्रांत लिटरेचर बहुत अच्छी तरह समझाता था। न जाने कितने अंग्रेजी की कविताएं विक्रांत को कंठस्थ थी। अंग्रेजी साहित्यकारों के उम्दा उम्दा कोट उसे रटे हुए थे। 4 महीने की मेहनत ने वैभवी का अंग्रेजी के प्रति सारा डर समाप्त कर दिया। परीक्षा का रिजल्ट आया तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। वैभवी को अंग्रेजी में 90% अंक प्राप्त हुए थे। खुशी के मारे उसके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शाम को राजवीर सिंह घर लौटे तो वैभवी ने लपक कर उनका मुंह लड्डू से भर दिया और खुशी के मारे उनके सीने से चिपक गई। सब विक्रांत बाबू की मेहनत है, आ जाए तो उनको मिठाई खिलाना। राजवीर सिंह बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, जी पिताजी। कहती हुई वैभवी यह सोचकर किचन में चाय बनाने के लिए भाग गई कि विक्रांत भी बस आता ही होगा। हंसी मजाक छेड़छाड़ के बीच ग्रेजुएशन के आखिरी वर्ष में भी वैभवी विक्रांत से अंग्रेजी पढ़ती रही। विक्रांत नीचे उसके कमरे में ही उसे पढ़ाया करता था। बीच बीच में कभी चाय तो कभी किसी और चीज़ के बहाने उसकी माँ चक्कर लगा जाती थी। राजवीर सिंह भी काफ़ी देर तक आंगन में ही कुर्सी डाले बैठे रहते थे, मगर धीरे धीरे उनकी तरफ से ध्यान हटा कर दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो गए। विक्रांत पर उन्हें भरोसा था। ऑफिस से लौटकर विक्रांत नीचे ही बाथरूम में हाथ मुंह धोकर राजवीर सिंह के साथ चाय पीता था और फिर वैभवी को पढ़ाने बैठ जाता था। वह 9 बजे तक पढ़ाता रहता था, फिर खाने के लिए होटल निकल जाता और चहलकदमी के बाद करीब 10 साढ़े 10 तक लौटकर अपने कमरे में चला जाता था। साल निकल गया। वैभवी ने ग्रेजुएशन भी फर्स्ट डिवीज़न में किया। यह सब विक्रांत की कोचिंग का नतीजा था कि वैभवी अंग्रेजी में इतनी बेहतर हो गई थी। अब वह एमए भी अंग्रेजी विषय को लेकर ही करना चाहती थी। समय बीतता गया। पढ़ते पढ़ाते वैभवी और विक्रांत एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों को ही पता नहीं चला कि कब वे एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। विक्रांत अक्सर उसे पढ़ाते पढ़ाते उसकी नीली नीली आंखों में खो जाता था। बोलते बोलते उसके शब्द गुम हो जाते और वैभवी उसके इस पागलपन पर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। अरे इस तरह क्या देखते हो मुझे? क्या कभी कोई लड़की नहीं देखी? वह धीरे से पूछती। देखी तो है, पर इतने करीब से कभी नहीं देखी। अच्छा अच्छा लेक्चरर साहब। वैभवी ने हौले से उसकी नाक पकड़कर हिला दी। वैभवी, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल गहरे समंदर की तरह। वो अब भी उसकी आंखों में डूबा हुआ था। ये इतनी गहरी क्यों है वैभवी? वो धीरे से फुसफुसाया। ताकि तुम डूब मरो इनमें, समझे बुद्धूराम? अब पढ़ाते हो या मैं बंद करूँ किताब? वैभवी ने किताब समेटनी चाहिए। अरे अरे बाबा, पढ़ा तो रहा हूँ। उसने किताब खोलकर सामने कर ली और पढ़ाने लगा। वक्त बीतता रहा, प्यार गहराता रहा। इन 1.5-2 सालों में वैभवी विक्रांत के बहुत करीब आ चुकी थी। दोनों कभी रेस्टोरेंट में, कभी किसी बाग के एकांत कोने में, या फिर रातों को छुप छुप कर छत पर मिलने लगे। किसी ने सच ही कहा है कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। उड़ती उड़ती बात वैभवी के पिता राजवीर सिंह के कानों तक भी पहुंच गई कि उनकी बेटी विक्रांत के साथ बाहर घूमती फिरती है। राजवीर सिंह के दिल को बड़ी ठेस पहुंची। बात बाहर वालों के मुंह से उनके कान तक पहुंची थी, इसीलिए तकलीफ ज़्यादा हुई। मगर बात का बतंगड़ ना बने और घर की इज्जत बची रहे, इसीलिए गुस्से से काम ना लेकर उन्होंने दोनों को सामने बिठाकर सच्चाई जाननी चाहिए। दोनों शर्मिंदा थे। वैभवी ने पिता के सामने सिर झुकाकर सच्चाई कबूल की और यह भी कि वह और विक्रांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनकी इजाज़त से शादी करना चाहते हैं। विक्रांत ने भी राजवीर सिंह के पैर पकड़कर उनसे वैभवी का हाथ मांगा। कहा कि वह वैभवी को बहुत खुश रखेगा, किसी बात की कमी नहीं होने देगा। वह उससे बहुत प्यार करता है।
स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए राजवीर सिंह ने दोनों की शादी के लिए हामी भर दी। विक्रांत तो उन्हें पहले ही बहुत पसंद था, मगर दामाद के रूप में उन्होंने अभी तक कोई कल्पना नहीं की थी। मगर अब जब उसका चेहरा देखा तो लगा कि वैभवी के लिए वह बहुत अच्छा पति साबित होगा। खास बात यह थी कि उनकी लाडली उससे प्यार करती थी। उनकी लाडली ने उसे चुना था। अब डॉक्टर इंजीनियर ना हुआ तो क्या हुआ, कमा तो अच्छा ही रहा है। फिर उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। सास ननंद का कोई झंझट वैभवी को नहीं झेलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि शादी के बाद उनकी लाडली बेटी उनके पास ही रहेगी और उन दोनों को बुढ़ापा अकेले नहीं काटना पड़ेगा। विक्रांत ने खुशी खुशी घर जमाई बनना स्वीकार कर लिया था। ऐसे में राजवीर सिंह और उनकी पत्नी को दामाद के रूप में एक बेटा भी मिल रहा था। दोनों की शादी के लिए ना की होती तो कोई गुंजाइश नहीं होती। एमए की परीक्षा के बाद दोनों की शादी होना निश्चित हो गई। माँ बाप की रजामंदी मिलने के बाद वैभवी के तो पाँव ही जमीन पर नहीं टिकते थे। दिन भर उड़ी उड़ी फिरती थी। सहेलियाँ विक्रांत का नाम ले लेकर छेड़ती थीं। वह शर्मा शर्मा कर लाल हुई जाती थी, मगर विक्रांत से जुड़ी हर बात उसे रोमांचित करती थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। परीक्षा भी नज़दीक आ गई थी। पढ़ाई के साथ साथ शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। उसकी माँ ने शादी की खरीदारी शुरू कर दी। जरी, गोटा और मोती पिरो पिरो कर न जाने कितने दुपट्टे और सलवार सूट उन्होंने अपने हाथों से वैभवी के लिए तैयार किए थे। विभिन्न रंगों के कांच की चूड़ियाँ, सोने के गहने, श्रृंगार का सामान, बर्तन, बेड कवर, पर्दे खरीद खरीद कर उन्होंने संदूक भर दिए थे। वैभवी अपनी माँ के इस उत्साह और खरीदारी पर हैरान भी जताती और कहती, अरे माँ, तुम तो यह सब चीज़ें ऐसे खरीद रही हो जैसे मुझे यह सारा दहेज में लेकर जाना है। अरे मुझे तो यही रहना है ना, तो जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तब खरीद लेंगे। अभी से इतनी संदूक क्यों भर रही हो? मगर वैभवी की माँ का दिल नहीं मानता था। आखिर वैभवी उनकी इकलौती बेटी थी। उनके घर में तो यह पहली और आखिरी शादी थी, तो क्यों ना मन के सारे अरमान पूरे करें। फिर लोग ये ना कहे कि बेटी के लिए घर जमाई मिला तो राजवीर सिंह ने सारा पैसा बचा लिया। इसीलिए वह जितनी बार बाजार जाती थैले भर भर कर खरीदारी करती थीं। विक्रांत के कपड़ों की खरीदारी और सिलाई की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने कंधों पर उठा ली थी। वैभवी और विक्रांत बहुत खुश थे। वे अक्सर शाम को हाथों में हाथे डालकर बाजार की ओर निकल जाते थे। कभी वैभवी उसके लिए कोई शर्ट पैंट पसंद कर लेती, तो कभी विक्रांत वैभवी के लिए कोई नई डिज़ाइन का सूट। एक दिन विक्रांत ने वैभवी को ज्वेलरी शॉप ले जाकर शादी के दिन पहनने के लिए बहुत महंगा सेट दिलवाया। वैभवी की तो नज़रें ही नहीं हट रही थी उन आभूषणों पर से। कितना सुंदर डिज़ाइन था, बिल्कुल नया, और कितना हैवी सेट था। वैभवी ने ऐतराज़ भी जताया था कि इतना हैवी सेट क्यों लेती हो, मगर विक्रांत ना माना। अपनी चांद सी दुल्हन के लिए वह कोई हल्की चीज़ कैसे ले ले। जीवन की सारी खुशियाँ जैसे वैभवी के आंचल में इकट्ठे आ गिरी थीं। उसकी खुशी देखकर उसकी सहेलियों को भी ईर्ष्या होने लगी थी। शादी का वक्त धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा था। वातावरण प्रफुल्लित था। कार्ड बांटे जा चुके थे। शादी के बस 15 दिन ही शेष थे। राजवीर सिंह के गांव से तमाम रिश्तेदार आने शुरू हो गए थे। घर में तिल धरने की जगह न बची थी, इसीलिए पास की एक धर्मशाला भी राजवीर सिंह ने किराए पर ले ली थी ताकि अतिथियों को ठहरने में कोई दिक्कत ना हो। शादी से हफ्ते भर पहले सगाई की रस्म पूरी हुई। सगाई के बाद वैभवी का घर से निकलना प्रतिबंधित हो गया। गांव की रस्मों के मुताबिक ही शादी का कार्यक्रम होना तय हुआ। गांव देहातों में तरह तरह की रस्में होती हैं, वह सब वैभवी पहली बार देख रही थी। शहरों में तो इतना कुछ होता ही नहीं है। यहाँ तो बस पंडित बुलवाओ, फिर ये लो हो गई शादी। मगर यहाँ तो बहन भौजाइयाँ मिलकर रस्मों के साथ साथ कई खेल भी खेलती हैं। कैसी कैसी रस्में होती हैं। हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, पेड़ पूजने की रस्म, पाँव पूजन की रस्म, नदी पूजने की रस्म और न जाने क्या क्या। वैभवी सारा दिन रिश्ते की बहनों भाभीयों के साथ हंसी मजाक के बीच इन रस्मों को पूरा करने में लगी थी। वही विक्रांत सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को लौटता था। अभी उसने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी।
सोचा था शादी से एक दिन पहले से लेकर एक हफ्ते की छुट्टी ले लेगा और शादी के बाद वैभवी के साथ हफ्ते भर किसी हिल स्टेशन पर हनीमून मना आएगा। आखिर इतने पहले से छुट्टी लेकर वह घर में करेगा भी तो क्या? बेकार में उसकी सालियां भौजाइयां उसे छेड़ती और तंग करती रहेंगी। वह उनसे बड़ा घबराया घबराया नज़र सा आता था। ऑफिस से लौटकर वह सीधे अपने कमरे में घुस जाता था। उसके सामने वैभवी की कोई बहन या भाभी पड़ जाती फिर तो उसकी खैर नहीं। उनका हंसी मजाक झेलना उसके लिए बड़ी आफत थी। रात को राजवीर सिंह उसको खाने के लिए नीचे बुलाते तभी उतरता था और खाना खाते ही ऊपर भाग जाता था। राजवीर सिंह उसकी हालत देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। उन्हें विक्रांत पर बड़ा तरस आता था। बेचारा, एक तो उसकी तरफ से शादी में शरीक होने वाला कोई नहीं था, ऊपर से ये लड़कियां उसके लिए आफत बनी हुई थीं। राजवीर सिंह अक्सर उसका पक्ष लेते हुए बहुओं भतीजियों को डपट देते थे कि उसे इतना तंग मत करूं। शादी के 3 दिन बचे थे। दोपहर का वक्त था। सब खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए इधर उधर पसरे पड़े थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वैभवी की माँ ने दरवाज़ा खोला तो आंगतुक ने विक्रांत के बारे में पूछा। वह आंगतुक कोई अधिकारी जैसा दिखता था। नाम तो वह किसी और ही व्यक्ति का ले रहा था, मगर जो हुलिया बता रहा था वह विक्रांत से मिलता जुलता था। वैभवी की माँ ने उससे साफ कह दिया कि इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। वह चला गया। उस वक्त विक्रांत भी घर पर नहीं था, वरना वह आमना सामना करा देती। शाम को विक्रांत घर लौटा तो वैभवी की माँ से यह सारी बातें सुनकर काफ़ी परेशान हुआ, मगर उसने साफ कह दिया कि इस शहर में ऑफिस के लोगों के अलावा वह किसी को नहीं जानता और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। दूसरे दिन विक्रांत सुबह का गया, काफ़ी रात गए लौटा। वैभवी ने पूछा तो विक्रांत ने बहाना बना दिया कि ऑफिस से आगे एक हफ्ते की छुट्टी मिली है तो कुछ पेंडिंग काम निपटाने के लिए रुक गया था। शादी को बस एक दिन ही बचा था। दूसरे दिन सुबह ही दोनों को आंगन में बिठाकर बहनों और भाभीयों ने हल्दी और सरसों का तेल पोत पोत कर पीला कर दिया। आज सुबह से ही घर में चारों ओर गहमा गहमी मची हुई थी। ढोलक की थापों पर बन्ना बन्नी के गीतों से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। आंगन में गांव की औरतों और अपनी सहेलियों के बीच घिरी वैभवी भविष्य के सुंदर सपनों में खोई हुई थी। एक एक पल, एक एक रस्म को आत्मा की गहराइयों से जी रही थी। राजवीर सिंह और उनकी पत्नी रिश्तेदारों के खाने पीने के इंतजाम में व्यस्त थे। राजवीर सिंह सुबह घोड़ी वाले को समय बताकर आए थे। अभी उन्हें बैंड वाले को जाकर एडवांस पेमेंट भी करना था। तय हुआ था कि विक्रांत दुल्हा बनकर धर्मशाला से घोड़ी चढ़ेगा और बारात गाजे बाजे के साथ धर्मशाला से घर तक आएगी। घर के दरवाजे पर बड़ा भारी बंधनवार सजाया गया था। आंगन के बीचों बीच मंडप बन रहा था। आंगन का एक कोना माली ने फूलों और केले आम के पत्तों की टोकरियों से ही भर दिया था। बाहर वाले पार्क में पंडाल लग रहा था, जहां भोज देने की तैयारी थी। हलवाई अपनी ज़रूरत की चीज़ों की लिस्ट लिए राजवीर सिंह का सिर चाट रहा था। किसी को भी दम मारने की फुर्सत नहीं थी। बस आज का दिन और फिर कन्यादान करके राजवीर सिंह और उनकी पत्नी जिंदगी की एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। राजवीर सिंह के मन में हर्ष भी था और रह रह कर उनकी आंखें भी भीग जाती थीं। आज उनकी बिटिया इतनी बड़ी हो गई थी। अभी कल की ही बात लगती है। वैभवी कैसे अपनी पसंद की कोई चीज़ लेने के लिए मचलती हुई उनकी गोद में चढ़ बैठती थी, और आज उनकी लाडली शादी के मंडप में बैठने वाली है। उनकी जान से प्यारी बेटी, उसकी शादी में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसी आशंका से ग्रस्त राजवीर सिंह सारा इंतज़ाम खुद दौड़ दौड़ कर देख रहे थे। विक्रांत हल्दी की रस्म के बाद जब से अपने कमरे में गया था, किसी ने उसे फिर नहीं देखा। अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी का ध्यान ही नहीं गया कि वह कमरे में है या बाहर। दोपहर बाद 2 पुलिस अधिकारी आए और विक्रांत के बारे में पूछताछ करने लगे। इत्तेफाक से राजवीर सिंह घर पर ही थे। अधिकारियों ने उनको एक तस्वीर दिखाई जो विक्रांत की ही थी। राजवीर सिंह परेशान हुए कि वह उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। वे लोग उसका नाम टाइगर बता रहे थे। राजवीर सिंह को भनक भी नहीं लगी कि उनके घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। घर के दरवाजे पर दर्जन भर पुलिसकर्मी बंदूक ताने खड़े थे।
राजवीर सिंह उन दोनों अधिकारियों के साथ घर के आंगन में खड़े थे, जहां वे उनको धमकाते हुए विक्रांत के बारे में जानकारी पाना चाह रहे थे। राजवीर सिंह ने ऊपर वाली मंजिल की ओर मुंह करके विक्रांत को पुकारा, मगर वहां से कोई जवाब नहीं आया। विक्रांत के कमरे का दरवाजा भिड़ा हुआ दिख रहा था। वह दोनों अधिकारियों को लेकर ऊपर गए तो कमरे के दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। न जाने कब विक्रांत चुपचाप बाहर चला गया, किसी को कुछ बिना बताए। राजवीर सिंह ने वैभवी से पूछा तो उसको भी कोई जानकारी नहीं थी। वह तो सोच रही थी कि हल्दी की रस्म के बाद वह थोड़ा आराम करने के लिए ऊपर अपने कमरे में गया होगा, मगर वह कब सबकी नजरें बचाकर बाहर निकल गया। तब तक आंगन में काफ़ी पुलिसकर्मी घुस आए थे। राजवीर सिंह के रिश्तेदार सहमे सहमे से सारा माजरा समझने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वाले सबको धमका रहे थे, अंदर डाल देने की बातें कर रहे थे। वैभवी, उसकी माँ और घर की तमाम औरतें एक कोने में डरी सहमे इकट्ठा हो गई थीं। सब यह जानने के लिए परेशान थी कि आखिर पुलिस विक्रांत को क्यों पूछ रही है। किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था कि आखिर बात क्या है। राजवीर सिंह और वैभवी ने विक्रांत के मोबाइल फ़ोन पर कई फ़ोन किए, मगर उसका फ़ोन बंद बता रहा था। इसी बीच पुलिस अधिकारियों ने विक्रांत के कमरे का ताला तोड़ दिया। उनके साथ राजवीर सिंह भी कमरे में घुसे। कमरा खाली पड़ा था। पलंग पर नए सिले कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। शादी के लिए सिलाई गई उसकी अचकन, साफा और कुर्ता पजामा भी एक और लटके हुए थे। सारी चीज़ें जस की तस रखी थी, मगर विक्रांत का बैग और सूटकेस गायब था। वह हैंडबैग भी नहीं था जिसे लेकर वह रोज ऑफिस जाता था। तभी राजवीर सिंह की नज़र वहां पड़ी मेज पर गई। वह मेज की तरफ लपके। मेज पर एक खत पड़ा था, वैभवी के नाम। कांपते हाथों से राजवीर सिंह ने खत उठाया। तभी एक पुलिस अधिकारी ने तेजी से उनके हाथों से वह खत छीन लिया। राजवीर सिंह ने पुलिस अधिकारी के पैर पकड़ लिए कि उस खत में क्या लिखा है, कृपया उन्हें बताया जाए। उनकी इकलौती बेटी की जिंदगी का सवाल है। तब तक वैभवी और उसकी माँ भी कमरे में पहुंच गई थी। वैभवी रोती हुई अपने पिता के सीने से चिपक गई। डर के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा था। राजवीर सिंह ने पुलिस अधिकारी से विनती की, साहब, हमें विक्रांत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वह 2.5 साल पहले यहाँ किराए पर रहने आया था। उसने बताया था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, माँ बाप मर चुके हैं। यह इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। भला लड़का है साहब, भला लड़का है साहब। मेरी बेटी उससे प्यार करती है। आज दोनों की शादी है, हम पर रहम करिए। बताइए कि इस खत में उसने क्या लिखा है। राजवीर सिंह का रोना गिड़गिड़ाना देख अधिकारी ने अपने हाथ में पकड़ा पत्र उनके आगे बढ़ा दिया। वैभवी और राजवीर सिंह ने पत्र पढ़ा। उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी वैभवी, आज तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे साथ प्यार की दुनिया बसा सकूँ यह भगवान को मंजूर नहीं है। तुम लोगों के बीच पनाह पाकर मैं भी सपने देखने लगा था और भूल गया था कि मेरी असलियत क्या है। मेरा काला अतीत रहा है जिससे मैं लगातार भाग रहा हूँ। शहर दर शहर में भागता फिर रहा हूँ। अतीत के काले साए ने मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। वह तेजी से मेरी ओर बढ़ रहा है और अपने इस भयानक अतीत से मुझे ज़िंदगी भर भागते रहना है। लेकिन वैभवी, मैं सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ। मेरे प्यार को कभी झूठा मत समझना, रत्ती भर भी संदेह मत करना। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, मगर आज मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे आज जाना ही होगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी यादें अपने साथ लिए जा रहा हूँ। माँ और बाबूजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। उनकी माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, मगर उम्मीद करता हूँ कि वे मुझे माफ़ कर देंगे। सदा तुम्हारा विक्रांत। पत्र राजवीर सिंह के हाथों से छूटकर जमीन पर जा गिरा। एक पुलिसकर्मी ने तेजी से झुककर वह पत्र उठाया। राजवीर सिंह के कंधे पर अधिकारी का हाथ पहुंचा और वह उनको करीब करीब धक्का मारते हुए सीढ़ियों से नीचे लाया। पीछे पीछे रोते गिड़गिड़ाते वैभवी और उसकी माँ भी उतरी। राजवीर सिंह और वैभवी को पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले गई। पीछे से तमाम रिश्तेदार भी थाने पहुंचे। पड़ोस के वकील कमलेश मिश्रा भी अपनी स्कूटर पर भागे।
आखिर राजवीर सिंह उनके दोस्त थे, वे उनके परिवार को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वैभवी को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था। वैभवी को तो शाम तक पुलिस ने छोड़ दिया, मगर राजवीर सिंह को उन्होंने हवालात में डाल दिया। रात भर उनसे पूछताछ होती रही और रात भर उनका परिवार थाने के बाहर जमा रहा। लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार दूसरे दिन शाम को राजवीर सिंह को छोड़ा गया। इस अकस्मात घटना ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था। वे विक्रांत के बारे में जो कुछ भी जानते थे पुलिस को बता चुके थे, मगर पुलिस को तसल्ली ही नहीं होती थी। एक एक सवाल को 10-10 तरीके से घुमा घुमा कर उनसे पूछा गया था। एक अधिकारी ने तो उन पर हाथ तक उठा दिया था। उनके साथ जिंदगी में पहली बार इस तरह गाली गलौज हुई थी। उनकी सारी इज्जत जैसे मिट्टी में मिल गई। लग रहा था कि अब वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। शाम को लोग उन्हें सहारा देकर घर के भीतर लाए तो आंगन में वैभवी आधी दुल्हन बनी, हाथों में मेहंदी सजाए जमीन पर बूथ बनी बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें ही नहीं बल्कि पूरा चेहरा सूज आया था। माँ अलग पछाड़े खा रही थी। बेटी के सामने पहुंचकर राजवीर सिंह खुद को संभाल ना सके, लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ी। इस दुख को झेल जाने की शक्ति अब उनके अंदर नहीं बची थी। लोगों ने आगे बढ़कर उन्हें उठाना चाहा, लेकिन अब वे अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो पाए। उन्हें फालिज मार गया। वैभवी चीख चीख कर पागलों की तरह रो रही थी। बार बार अपने पिता के सीने से लिपटी जा रही थी। माँ बेहोश हो चुकी थी। चारों तरफ मातमी आवाजें और रुदन सुनाई दे रहा था। शादी का घर मरघट सदृश हो गया था। आने वाले दिन वैभवी के परिवार पर कयामत की तरह गुजरे। घर पर अभी भी पुलिस पहरा जमाए बैठी थी। राजवीर सिंह को हॉस्पिटल में भर्ती तो करा दिया गया था, मगर वहाँ भी पुलिस उन पर नज़र रखी थी। गांव देहात से आए रिश्तेदार धीरे धीरे विदा हो रहे थे। सबको डर था कि कहीं वे किसी लपेटे में ना आ जाएं। घर खाली हो गया। वैभवी और उसकी माँ घर और हॉस्पिटल के बीच चक्करघिन्नी बनी हुई थी। राजवीर सिंह कई महीने हॉस्पिटल में रहे। फालिज ने शरीर का बायां हिस्सा मुर्दा कर दिया था और आवाज़ भी छीन ली थी। वैभवी को पास देखकर वह बोलने की कोशिश करती, मगर जुबान जैसे तालू से चिपक जाती थी। मुंह से बस घूं घूं की आवाज़ निकलती थी। आंखों के कोरों से हर वक्त आंसू बहते थे। शरीर सूख कर काटा हुआ जा रहा था। दवाई का कुछ असर होता नजर नहीं आ रहा था। दरअसल यह घाव उनके दिल पर बहुत गहरा लगा था। राजवीर सिंह जीने की इच्छा ही जैसे छोड़ चुके थे। ऐसे में इंजेक्शन और ग्लूकोज की बोतलों के सहारे जिंदगी कब तक खिंचती। आखिर एक रात वैभवी और अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर वे चल बसे। कई साल तक लोग राजवीर सिंह और उनके परिवार पर आए संकट की बातें करते रहे। गली नुक्कड़ पर खूब कहानियाँ चलती, चर्चे होते, कुछ सहानुभूति प्रकट करती तो कुछ मजा लेते थे। अखबारों में भी कई दिनों तक यह खबर सुर्खियों में रही। विक्रांत सिंह उर्फ तन्मय दलाल उर्फ टाइगर दादा, अंडरवर्ल्ड सदस्य, नागपुर के मशहूर उद्योगपति मुकेश त्रिवेदी हत्याकांड का वांछित, जिसके सिर पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पिछले 8 वर्षों से पुलिस को जिसकी तलाश थी, वह शातिर अपराधी जिसके सूत्र देश की सीमा के बाहर भी फैले हुए थे, हवाला कारोबारियों से जिसके नज़दीकी संबंध थे, पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर 2 सालों से विक्रांत सिंह के नाम से प्रयागराज में छिपा बैठा था और यहाँ से भी वह पुलिस को गच्चा देकर निकल भागने में कामयाब रहा। कई साल बीत गए इस घटना को। वैभवी पुराने अखबार उठाती, उसमें छपी हुई विक्रांत की फ़ोटो दिखती, उन खबरों को कई कई बार पढ़ती और फिर सहेज कर अलमारी में रख देती। उसका मासूम दिल किसी कीमत पर इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने तो अपने मन मंदिर में विक्रांत को अपना देवता मानकर स्थापित किया था। वह कैसे इन खबरों पर विश्वास करती। उसकी आंखों में तो विक्रांत का वही रूप बसा रहा जो कभी उसको अपने करीब बैठाकर अंग्रेजी पढ़ाया करता था, जो उसे बेपनाह मोहब्बत करता था, जो उसकी नीली नीली आंखों में डूब जाया करता था। एकांत के क्षणों में और प्यार के पूरे आवेग में भी हमेशा अपनी हद में रहता था, जिसके सीने से लगकर वैभवी खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। विक्रांत जैसा प्रेम से भरा, अनुशासित और ठंडे दिमाग का व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है क्या? अंडरवर्ल्ड का सदस्य हो सकता है क्या? हवाला का काम कर सकता है क्या? अपराधी हो सकता है क्या?
वैभवी खुद से सवाल करती और खुद ही जवाब दे देती। नहीं, कभी नहीं, नहीं, वह ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने बरस बीत गए, वैभवी कभी मान ही नहीं पाई कि उसका विक्रांत ऐसा हो सकता है। उसे हमेशा यही लगता कि पुलिस को गलतफहमी हुई है उसके विक्रांत के बारे में। वह कोई और आदमी था जिसे पुलिस तलाश रही थी। उसकी माँ पूछती है कि अगर वह सही था तो फिर भागा क्यों? इस सवाल का कोई जवाब वैभवी न माँ को दे पाती न खुद को। बस इसी सवाल पर आकर चुप हो जाती है। खुद को सबसे समेट कर विक्रांत के कमरे में बंद कर लेती है। घंटों उसके कमरे में बैठी रहती है। वह आज भी अपने विक्रांत का कमरा साफ करती है। वहाँ रखी हर चीज को करीने से झाड़ पोंछ कर सजाती है। शादी के लिए सिलाए गए उसके कपड़ों को खोलती है, अपने चारों ओर फैलाकर बैठती रहती है। बेचैन होकर उन्हें पागलों की तरह चूमती है, फिर तह लगाकर वापस अलमारी में रख देती है, सिर्फ इस आशा में कि एक दिन विक्रांत आएगा अपनी आधी दुल्हन को पूरी दुल्हन बनाने के लिए। लेकिन वह दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि विक्रांत तो दूसरे शहर में बस चुका है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।